हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी यूटेट की पीवाईक्यू सीरीज। आई नो बीच में थोड़ा सा गैप हो गया है, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी तो इसको हम सॉर्ट आउट कर रहे थे। पर चलिए स्टार्ट करते हैं। यूटेट 2 का आज हम लेने वाले हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू। इससे पहले मैंने यूटेट 1 के भी आपके ईवीएस के एमसीक्यू टॉपिक वाइज करवाए हैं। आज हम यहाँ पर, अब देखो पर्टिकुलरली टॉपिक अगर मैं साइंस में करती हूँ तो दिक्कत हो जाती है, इसीलिए हमने क्या किया है, इसके मैं बायोलॉजी के एक साथ आपको एमसीक्यूज कराऊंगी जो भी पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, अभी तक के जितने पेपर हुए हैं उसमें, और फिर ऐसे ही केमिस्ट्री के भी आएंगे और ऐसे ही फिजिक्स के भी, और सारे एक साथ नहीं करेंगे, इसके पार्ट्स में करेंगे। तो आज हम बायोलॉजी के जो आपके एमसीक्यूज हैं उनको हम देखने वाले हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि रक्षाबंधन और जन्माष्टमी आने वाली है, तो अगर आप लोग भी अचीवर्स ऐप से कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो इस समय आपके पास यहाँ डिस्काउंट अवेलेबल होगा। ये सेल लंबी चलने वाली है, रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी तक ये सेल चलेगी। तो अगर आप कोर्सेज परचेज करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस। आप देख सकते हैं अभी मैंने लिया है 2025 का पेपर। 2025 के पेपर में बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए उनको चेक करेंगे। तो पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड एंड देयर डिफिशियंसी कॉजेज सीरियस डिजीजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन को क्या कहा जाता है, बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, क्योंकि इसी से हमारे क्या अमीनो एसिड्स वगैरह प्रोटीन्स बनाते हैं ना। हमारी बॉडी जो बनी हुई है वो सारे आपके इसी की वजह से बनी हुई है। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो यहाँ पर आपको कौन सी डिजीजेस देखने को मिलती है वो चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने गॉइटर एंड मेरास्मस, दूसरा है एनीमिया एंड गॉइटर, तीसरा है क्वाशियोकोर एंड मेरिस्मस, और चौथा है आपके पास रिकेट्स एंड क्वाशियोकोर। देखो यहाँ पर मेरिस्मस जो है आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज है, बट गॉइटर क्या है, ये आयोडीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है, यहाँ चलेंगे। अब गॉइटर को तो हमने पहले ही देख लिया, तो ये तो होगा ही नहीं। एनीमिया किसकी कमी से होता है? ये आयरन की कमी से होता है। ठीक है, आयरन की कमी से। तीसरे पे आओ, क्वाशियोकोर एंड मेरिस्मस, दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वाशियोकोर एंड मेरिस्मस इज द करेक्ट आंसर। ये डिजीज जो है आपकी किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी से। यहाँ पर क्वाशियोकोर है, लेकिन रिकेट्स जो है वो आपका विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, एक बार देख लीजिए यहाँ पर, ये हमारे कोर्सेज है, टेस्ट अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। नाउ डिजीजेस देखेंगे यहाँ पर, तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी से यहाँ पर आप देखो कौन सा क्वाशियोकोर डिजीज हो गया। यहाँ पर स्वॉलन बेली आपको दिखाई दे रही होगी, वो फ्लूइड का रिटेंशन हो जाता है। अगेन यहाँ पर आप देखोगे मेरिस्मस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बिल्कुल ही शरीर कैसा हो गया है, सारे रिब्स वगैरह भी नजर आने लगे हैं। ये आपका डेफिशिएंसी जब सीवियर हो जाती है प्रोटीन की तो हमें डिजीजेस देखने को मिलती है, बच्चों में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द सम ऑफ द केमिकल रिएक्शंस दैट अकर विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। सजीव के शरीर में होने वाली जितनी भी आपकी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उसे हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? क्या हम उसे अनुकूलन कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, उपापचय कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखो ग्रोथ क्या है आपका कि केमिकल रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर तो आपकी बॉडी के टिश्यूज वगैरह फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, अनुकूलन अडेप्टेशन हुआ जब आप सिचुएशन के साथ अपने आप को सूटेबली बैलेंस करने की कोशिश करते हो, सूटेबल बनाने की कोशिश करते हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ। अब ये आपका ऑप्शन बचा, यही सही है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो आपके बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है उसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नाउ एक बार इसको चेक कर लो जरा कि मेटाबॉलिज्म आपका क्या होता है। मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आपकी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। हमने क्या देखा? मेटाबॉलिज्म के अंदर आपकी क्या आ रही है? हमारी बॉडी के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब ये रिएक्शंस आपके या रिएक्शंस या प्रोसेसेस आपके दो तरीके के हो सकते हैं। एनाबॉलिक हो सकते हैं, एनाबॉलिक, या फिर ये हो सकते हैं कैटाबॉलिक। ठीक है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती है? जब हमारे लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होते हैं तो हम उसे कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। और एनाबॉलिक जस्ट ऑपोजिट कर लो, जब हमारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं तो उसे हम एनाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, अब कैटाबॉलिक में आपके बॉडी में होने वाली कौन कौन से आपके एग्जांपल आ सकते हैं? डाइजेशन आ सकता है। ठीक है, डाइजेशन होता है शरीर में जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन हो रही है, आपके फैट्स की ब्रेक डाउन हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? डाइजेशन में आपके फैट जो कार्बोहाइड्रेट्स हम किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? फाइनली ग्लूकोज में। फैट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? फैटी एसिड्स एंड
आपके ग्लिसरॉल्स में। इस तरीके से आपको क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। दूसरा आपका एग्जाम्पल आ सकता है रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन आ सकता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में जो होता है कोशिका श्वसन, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है। ग्लूकोज किसमें आपका ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज क्या है आपका C6H12O6, ये आपका ब्रेकडाउन होता है इसका CO2 H2O एंड एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, ठीक है। एनाबॉलिक में क्या आ जाएगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, इसमें आपके प्रोटीन की सिंथेसिस आ जाएगी। आपकी बॉडी में जो प्रोटीन बनते हैं किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं, ठीक है। आपकी बोन्स की फॉर्मेशन आ जाएगी। ये सब क्या है आपके एनाबॉलिक प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, आहारीय रेशों का मुख्य कार्य क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डाइटरी फाइबर, प्रोवाइड्स एनर्जी, हेल्प्स इन डाइजेशन, कीप्स बोन्स हेल्दी, ऑल ऑफ दीज। तो डाइटरी फाइबर्स आपके क्या हो गए, जो आप सलाद वगैरह खाते हो ना, खीरा ककड़ी वगैरह, इसमें फाइबर होता है। अब इससे कोई आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन ये आपके डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। सलाद खाने से क्या होता है, डाइजेशन जो है वो अच्छे तरीके से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, निम्न में से कौन सतत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन की अवधारणा के अनुरूप है। मतलब हमें यहाँ पर एग्जाम, ये जो ऑप्शन है इसमें ये देखकर बताना है कि ये सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के साथ कौन सा अलाइंड है, कौन सा उसके जैसा है, ठीक है, कौन सा उसको सपोर्ट कर रहा है। तो पहला आपके पास है ऑप्शन यूजिंग बायोगैस इन रूरल एरियाज, दूसरा है रिड्यूसिंग रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग, तीसरा है कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, और तो आपका डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो भाई आपका सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, हम रिसोर्सेज को यूज करें आज, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर कि आज की नीड्स भी पूरी हो जाए और हम रिसोर्सेज को सेव भी कर पाए फ्यूचर जनरेशंस के लिए। दिस इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, इसे हम सतत विकास कहते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज सोच समझ के संसाधनों का प्रयोग करना है। तो क्या बायोगैस को अगर हम रूरल एरियाज में यूज करें तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आएगा, बिल्कुल आएगा। रिड्यूसिंग रीयूजिंग रिसाइकलिंग, इसको हम पढ़ते हैं 3 आवर्स, अब तो आपके क्या हो गए 5 आवर्स हो चुके हैं। कमेंट में लिख के बताना बाकी 2 आवर्स कौन से। कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, यानी कि आपके जो फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनको भी आप जिम्मेदारी देते हैं कि वो भी इस फॉरेस्ट के संरक्षण में अपना योगदान देंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, नजर भी रखते हैं कि इसमें शिकार तो नहीं हो रहा, लोग अनड्यू तरीके से यहाँ से चीजें तो नहीं ले जा रहे, ठीक है, वो फॉरेस्ट की कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं, ये भी हेल्प करेगा। तो यानी आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज, सारे ही ऑप्शंस जो है आपके अलाइंड है सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सब्जियां कंद का उदाहरण है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्यूबर्स, कैरेट पोटैटो यम्स, अनियन पोटैटो यम्स, कैरेट रेडिश पीट्स, या फिर पोटैटो यम्स एंड स्वीट पोटैटो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ट्यूबर क्या होता है। देखिए हमने देखा था मॉडिफाइड स्टेम या मॉडिफाइड रूट, जब रूट या स्टेम जो उनका रिस्पेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, स्टेम का अपना एक रिस्पेक्टिव फंक्शन है, वो आपका तना है, ठीक है, एक तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो रूट से कनेक्टेड है, वाटर या फूड वगैरह जो है उसी के थ्रू ट्रैवल होकर लीव्स वगैरह, और जहां भी जिस भी पार्ट में पहुंचना है वहां पे ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन हो रहा है। फिर आपका अगर हम देखें रूट्स का क्या काम है, रूट्स का काम है एक तो प्लांट को जमीन के साथ एंकर करके रखना, पकड़ के रखना, दूसरा मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो यहाँ पर इनके ये फंक्शंस है, लेकिन जब इसके अलावा भी ये कोई और काम करते हो तो मैंने मॉडिफाइड रूट या मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं, ठीक है। तो ट्यूबर क्या है, ट्यूबर होता है जब स्टेम या रूट में फूड स्टोरेज होता है, ठीक है, अगर वो स्टोर करेगा फूड तो उसे हम ट्यूबर कहेंगे। तो ट्यूबर्स आर स्पॉलन fleshy अंडरग्राउंड प्लांट स्ट्रक्चर्स दैट स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी। अब ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो स्टेम ट्यूबर्स हो सकते हैं या रूट ट्यूबर्स हो सकते हैं, होते अंडरग्राउंड ही, ठीक है। स्टेम ट्यूबर्स में कौन से आ जाएंगे, ये आपके अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं जो स्टोलन्स रेगुलर पोटैटो येम्स में आ रही है, ठीक है, स्टेम्स या स्टोलन्स से अराइज होती है। रूट ट्यूबर्स क्या होते हैं, ये मॉडिफाइड स्वोलन लेटरल रूट्स होती हैं, मेन रूट के अलावा जो आपकी लेटरल रूट्स होती है। फिर ये इसमें एग्जांपल स्वीट पोटैटो और कसावा आ जाएगा। एक बार और यहाँ पर देख लो, ये है आपका, ये स्टेम ट्यूबर है, ठीक है, पोटैटो जिसमें आपकी नोड्स भी होती है, आईज होती है ना इसमें, ठीक है, और ये क्या है आपका, ये रूट ट्यूबर है, क्या है ये आपका स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स यहाँ आपसे जो पूछे हुए हैं एक बार आप देखो तो इसमें क्या क्या आ जाएगा। देखो हमें पता चल गया, आपसे पूछा है कौन से वेजिटेबल्स जो है वो ट्यूबर्स हैं,
तो कैरेट नहीं है, कैरेट अपने आप में एक रूट है, ठीक है। कैरेट वाला जो भी ऑप्शन है उसको हटा दो। पोटैटोज वाला जो आएगा वो आएगा आपका येम्स भी आएगा, येम्स भी हमने देखा। और तीसरा आपका क्या आएगा, स्वीट पोटैटो, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये एक रूट ट्यूबर हो जाएगा, रूट ट्यूबर, और ये दोनों हो जाएंगे आपके स्टेम ट्यूबर, ठीक है। स्वीट पोटैटो जानते हो ना, शकरकंदी, ठीक है। यम भी उसके जैसा ही होता है, लेकिन यम थोड़ा सा जो है कम मीठा होता है। एक बार हम देख लेते हैं एक दो चीजें और भी इसके साथ आपकी। ये देखो, इसके अलावा भी आपके क्या होते हैं, राइजोमोकॉम भी होते हैं। ये भी आपकी मॉडिफाइड क्या है, मॉडिफाइड स्टेम्स ही हैं। और एक होता है आपका अनियन और गार्लिक, ये सब किसमें आते हैं, बल्ब में आते हैं, ठीक है। ये बल्ब है, इसको आज हम नहीं कर रहे हैं, इसको हम फिर किसी और क्वेश्चंस के साथ समझेंगे। इसके अलावा अगर आपको यम देखना है तो यम इस तरीके का दिखता है, कुछ कुछ शकरकंदी जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, इसका स्वाद में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वह समूह चुने जो किसी पर्यावास के केवल जैविक घटकों को दर्शाता है। तो आपको वो सेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है जो सिर्फ किसी हैबिटेट के बायोटिक कंपोनेंट्स को दिखा रहा है। बायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, जैविक, जो लिविंग है। और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, नॉन लिविंग। यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन चेक करते हैं, भाई टाइगर लिविंग है, डियर लिविंग है, ग्रास भी लिविंग है, लेकिन सॉइल एबायोटिक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी को चेक करो, भाई रॉक्स, सॉइल पहले ही आ गया यहाँ पर, ये एबायोटिक है, एयर भी एबायोटिक है, प्लांट्स जो है वो बायोटिक है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा, सारे बायोटिक पूछे। टर्टल, क्रैब, फ्रॉग लिविंग है, बायोटिक है, लेकिन सैंड एबायोटिक है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स बिल्कुल लिविंग है, फिश, फ्रॉग, इंसेक्ट ये सब लिविंग है, यानी ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट्स है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, केले के पौधे का कौन सा भाग भोजन के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, विच पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट कैन बी यूज्ड एज फूड, फ्रूट, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, रूट, फल, जड़, तना, या फूल, जड़ और फल। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर फ्रूट, स्टेम एंड फ्लावर है। तो केले का जो है फल भी खाया जाता है, उसके तने को भी यहाँ पर एज अ फूड आइटम एक डेलिकेसी इसकी बनती है, और फूल की भी बनती है। एक बार आप देख लीजिए, ये आपका केले का फूल है, ये फ्लावर है, ठीक है। पौधे वायुमंडल से CO2 मुख्यतः किस माध्यम से लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम लोगों ने प्लांट्स वाला टॉपिक कर रखा है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर CO2 जो है प्लांट कहाँ से लेता है, स्टेम से लेता है, रूट से लेता है, लीफ से लेता है, या फ्लावर से लेता है। तो CO2 कहाँ से, हवा में उपस्थित है CO2, उसको वो कहाँ से लेगा, लीव्स में। लीव्स जो होती है इसकी, जो इसकी लीव्स होती है, लीव्स के लोअर साइड पे, ठीक है, इसके लोअर साइड पे क्या प्रेजेंट होते हैं, नीचे वाले से पे इस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा क्या है, छोटे छोटे छेद हैं, और वो किससे गार्ड होते हैं, गार्ड सेल्स से। उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग, स्टोमेटा का ये स्टोमेटल पोर है, ठीक है। ये क्या है, ये कौन कंट्रोल करेगा इसका, ये कब ओपन होगा कब बंद होगा, ये जो दो सेल्स है, इन सेल्स को क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं, गार्ड सेल्स, ठीक है। जब इसके अंदर वाटर फिल हो जाता है तो ये फूल जाती है, ये छेद ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, CO2 और ऑक्सीजन दोनों का एक्सचेंज इसी के थ्रू होता है, ठीक है। इवन के ट्रांसपिरेशन, ठीक है, वो भी इसी से होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब प्लांट के एरियल पार्ट से जो वाटर लॉस होता है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, और ट्रांसपिरेशन भी स्टोमेटा से ही होता है। जब इसमें से वाटर लॉस हो जाएगा तो ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करके जब इसमें वाटर लॉस हो गया, सिकुड़ गया, बंद हो गया, ठीक है, तो ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाएगा। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा आर कंट्रोल्ड बाय द गार्ड सेल्स, और यहाँ पर ये CO2 लेगा किससे, लीव्स में प्रेजेंट स्टोमेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन तथा खनिज कहलाते हैं, विटामिन और मिनरल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड है, एनर्जी गिविंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, या फैटी फूड है। तो देखो ये प्रोटेक्टिव फूड है, कहते हैं ना विटामिन और मिनरल्स यानी फल वगैरह खाओ, इससे क्या है, बीमार नहीं पड़ते हैं। तो विटामिन और मिनरल्स जो हमारी इम्यूनिटी भी इंक्रीज करते हैं, ये क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। एनर्जी गिविंग फूड होते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स फाइनल किसमें ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज में। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था, क्या बताया था, कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से फाइनली में क्या मिलता है, ATP मिलता है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अवर बॉडी। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा है भाई, प्रोटीन, ठीक है, हमारे शरीर का निर्माण प्रोटीन से ही हुआ है, प्रोटीन्स आपके बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। वसा युक्त फैट्स, ठीक है, जिसमें फैट्स होगा, घी वगैरह। एक बीजाणु उत्पादक पादप है, स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट,
तो एनिमल्स और प्लांट्स जो है इसके रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ रखा है, अलग अलग मोड्स हैं इनके रिप्रोडक्शन के। तो प्लांट्स में देखो यहाँ पर कौन सा ऐसा प्लांट है जो स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस करता है, गुलाब है, आलू है, ब्रेड मोल्ड है या अदरक है, तो वो है आपका ब्रेड मोल्ड। एक तरह की फंगस है, इसे हम क्या बोलते हैं, राइजोपस। इसका दूसरा नाम क्या है, राइजोपस। ब्रेड होती है, मॉइस्ट है, गीली है, खराब हो रही है, इसके ऊपर क्या हो जाती है, इसमें बल्ब जैसा ऐसे करके होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स। ये जब मैच्योर होते हैं ना, ये फूटता है और ये सारे स्पोर्स जो है ना ये हवा में फैल जाते हैं। जहां इन्हें कंडीशंस मिलेंगी सही, वहां पर ये फिर से ग्रो होना शुरू हो जाए। एक बार देख, ये देख रहे हो, ये स्पोर्स हवा में क्या हो गए, ये फैल गए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। जहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते उसे हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ब्रेड मोल्ड इसका एग्जाम्पल। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट फॉर हेल्थ। भुने हुए बीज, उबले हुए बीज, अंकुरित बीज या गीले फूले हुए बीज। बहुत सिंपल सा आपके सामने क्वेश्चन है, डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस भी करते हैं। अंकुरित बीज होते हैं ना, स्प्राउटेड सीड्स, स्प्राउटेड मूंग वगैरह खाई होगी, चना खाया होगा, सबसे ज्यादा जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो इसमें होते हैं। खाना पकाने के दौरान सर्वाधिक नष्ट होने वाले यौगिक हैं। व्हाइल कुकिंग फूड द कंपाउंड्स लॉस्ट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट आर। भाई बहुत सारे आपके फूड में कंपोनेंट्स हैं और वो जब हम कुक करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत उसे नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऐसा कंपोनेंट है जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है, सबसे ज्यादा कुकिंग की वजह से वो खराब हो जाते हैं, वो है आपके प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स क्या होते हैं, हीट जब हम इनको करते हैं ना तो इसमें डीनेचुरेशन हो जाता है, ये डी नेचर हो जाती है, विकृतीकरण हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, तो इसे हम डीनेचरेशन या फिर विकृतीकरण कहते हैं। ठीक है, विटामिन आपको पता ही होगा, ये भी वैसे हीट से लॉस होते हैं, लेकिन मेन तो यहाँ पर वो है आपके वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल। ठीक है, वाटर सोल्यूबल में आपके कौन से आ जाएंगे, यहाँ पर फैट सोल्यूबल में याद कर लो KEDA है, बाकी बचे हुए आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स को वॉश वगैरह करते हो तो ये वाले तो उसी में आपके नष्ट हो जाते हैं, घुल जाते हैं, बह जाते हैं। ये हमारे यूटेट के टेस्ट सीरीज, अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, 10 टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए यूटेट का एग्जाम दे रहे हैं आप उसके लिए एनरोल हो सकते हैं। क्वेश्चन 13, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाले भयानक रोग एंथ्रेक्स का कारक है। एंथ्रेक्स डिजीज जो होती है, ठीक है, उसका आपका पॉजिटिव एजेंट पूछा हुआ है आपसे, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया। तो ये होता है आपका बैक्टीरियल डिजीज है। एनिमल्स और आपके ह्यूमन बींग दोनों में हो जाती है। इनफैक्ट इन्फेक्टेड एनिमल से जो है ह्यूमन में हो सकती है। अगर इन्फेक्टेड एनिमल है, जब हम इसके कांटेक्ट में आते हैं, मान लीजिए हमारे हाथ में भी स्क्रैचेस हैं, कहीं पे कट वगैरह है, और हम एक इन्फेक्टेड एनिमल के साथ डील कर रहे हैं, तो उसके थ्रू भी वो बैक्टीरिया हमारे अंदर आ सकता है, तो ह्यूमन बींग को भी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जहाँ पर ये बैक्टीरिया उपस्थित है, तो वहाँ पर भी हमारे अंदर ये पहुँच सकता है। ठीक है, बाइटिंग फ्लाई है, इसने पहले इसको बाइट किया, इसके बाद जाकर ह्यूमन को बाइट किया, इसके थ्रू भी फैल सकता है। ठीक है, इनहेल भी कर सकते हैं, क्यूटेनस यानी कि हमारी स्किन से भी हमारे अंदर जा सकता है, और यहाँ पर अगर यहाँ फ्लाई वगैरह हमें बाइट कर ले उससे भी हो सकता है। एग्जैक्ट अगर जानना है, इसका नाम क्या है, स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियम है बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, एंथ्रेक्स इसकी वजह से होता है बैसिलस एंथ्रेसिस। एंथ्रेक्स के स्पोर्स हवा में फैले होते हैं, वो इन्फेक्ट कर देते हैं। वह व्यक्ति जिसका रक्त समूह AB होता है उसे सार्वत्रिक गाही भी कहा जाता है, क्योंकि तो देखो एक पर्सन अगर उसका ब्लड ग्रुप AB है तो उसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। यूनिवर्सल डोनर कौन होता है, O होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, AB होता है। तो क्यों कहा जाता है, लैक ऑफ एंटीजेंस की वजह से, लैक ऑफ एंटीबॉडीज की वजह से, लैक ऑफ बोथ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज की वजह से, या प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज की वजह से। तो पहले एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ब्लड ग्रुप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, A होता है, B होता है, AB होता है, O होता है। अब देखो ये जो आपका ग्रुप A है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, जो RBC है उसके ऊपर एंटीजन A प्रेजेंट होगा। ये एंटीजन एक तरीके के मार्कर होते हैं पहचानने के लिए। ठीक है, ये RBC जो है हमारे ही ग्रुप की है, मार्कर है, शुगर प्रोटीन मार्कर्स होते हैं। ठीक है, तो एंटीजन A जो है वो इस RBC पे प्रेजेंट होता है, और जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ध्यान में रखेंगे, एंटीजन RBC पे प्रेजेंट है, एंटीबॉडी जो है प्लाज्मा में प्रेजेंट है, क्योंकि
कोई भी हमारी बॉडी में अगर फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई इंफेक्शियस एजेंट घुसता है, तो हमारी एंटीबॉडीज एक्टिवेट हो जाती हैं। किसमें प्रेजेंट है? प्लाज्मा में प्रेजेंट, हमारा इम्यून सिस्टम जो एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी प्लाज्मा में उपस्थित, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर बी डालने की कोशिश करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगी और क्या करेगी, उसे पहचानेगी एज अ फॉरेन पार्टिकल। ग्रुप बी में एंटीजन बी आरबीसी पे उपस्थित है और एंटीबॉडी ए जो है वो प्लाज्मा में उपस्थित है। ग्रुप ए बी, इसके पास देखो क्या है, ए बी दोनों एंटीजन इसके आरबीसी पर हैं, ठीक है, और एंटीबॉडीज कोई भी नहीं है, इसीलिए क्या है, ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं है और ए और बी दोनों एंटीजन इसकी आरबीसी पे उपस्थित है। तो अगर ए वाला ब्लड ग्रुप इसके अंदर डाल दिया तब भी कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि एंटीबॉडीज तो इसके पास है नहीं, एक्सेप्ट कर लेगा, मार्कर पहचान लेगा, भाई ये तो मेरे उससे मैच कर रहा है क्योंकि इसके पास एंटीजन ए भी है, बी भी है। बी वाला डालोगे अगर ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है एक ऐसे व्यक्ति के शरीर में जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है, तो वो भी उसे भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। ग्रुप ओ में देख लो, कोई एंटीजेंस नहीं है आरबीसी पर और एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है। तो ये सबको दे तो सकता है, सबसे ले नहीं सकता, ठीक है। बहुत डिटेल में वैसे अगर हम जाएंगे तो इसका आरएच फैक्टर भी होता है, लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट के लिए आपको बस इतना ही बता रही हूँ, ठीक है। तो अब हमारा आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि भाई ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों है? क्या एंटीजन लैग कर रही? नहीं, एंटीजन तो दोनों है, ए भी है बी भी है। एंटीबॉडीज लैग कर रही है, तो बिल्कुल सही, यहाँ पर एंटीबॉडीज नहीं है, इसीलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मसाला तने से प्राप्त होता है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टेम? क्लोव, जिंजर, नटमेग, टर्मरिक। तो इसमें आंसर सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आंसर है वो है जिंजर और टर्मरिक। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे मॉडिफाइड स्टेम्स का, ठीक है। मॉडिफाइड स्टेम में आपके आते हैं जिंजर और टर्मरिक, जो कि एक तरह के राइजोम, ठीक है, राइजोम है। राइजोम क्या होता है? हमने देखा था यहाँ पर ये फूड स्टोर कर रहा है, और फूड स्टोर कर रहा है ये सॉइल के ना पास पास से चलता है, ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगा, यहीं यहीं पे मिल जाए, हॉरिजॉन्टली चलेगा। जबकि अगर हम कॉर्म, एक इसी में एक राइजोम होता है, कॉर्म होता है, कॉर्म की बात करें, जैसे सॉइल ऐसे है ना, तो सीधे नीचे को ग्रो करता है वर्टिकली, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल चलता है। एक बार देख सकते हैं यहाँ पर हमारे और ऑप्शंस क्यों नहीं है। अगर हम क्लोव की बात करें, नो, तो वो एक फ्लावर बड है, ठीक है। जिंजर की बात करें तो मैंने जैसा कि बताया ये एक राइजोम है, अंडरग्राउंड स्टेम जो हॉरिजॉन्टली सतह के साथ साथ ऐसे 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 ग्रो करती है, ठीक है। नटमेग क्या है आपका? नटमेग जायफल एक सीड है, बीज है, और टर्मरिक भी एक राइजोम है, ऐसे ऐसे ग्रो करेगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? 2 और 4 होना चाहिए। किसमें आ रहा है आपका 2 और 4? डी ऑप्शन में आ रहा है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना, निम्न में से कौन खरीफ की फसलें हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स? ग्राम, मूंग, पिजन पी, उड़द। तो यहाँ पर आपको राबी और खरीफ क्रॉप क्वेश्चन बहुत ही आपका ये पूछा जाता है, तो इसीलिए खरीफ और राबी क्रॉप, जायद क्रॉप, ये सब याद कर लेना। बहुत मैंने क्वेश्चंस देखो यहाँ पर जो लिया 2025 का पेपर हमने किया, इसमें हम 2022 तक पहुंच गए। ये क्वेश्चंस जो थे आपके, हमने 25 का कर लिया है, 24 का कर लिया है, और आपका 22 तक का कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखो खरीफ क्रॉप में अगर हम आएंगे, ये रेनी सीजन, बारिशों में होती है, रेनी सीजन क्रॉप है। सोइंग टाइम इसका क्या होता है? बीज कब बोओगे? जून जुलाई में इसका बीज बोओगे, ठीक है। और हार्वेस्टिंग यानी कटाई कब करते हैं इसमें? तो ये होती है आपकी सितंबर अक्टूबर में। क्लाइमेट कैसा चाहिए? हॉट चाहिए, ह्यूमिड चाहिए, नमी वाला होना चाहिए, गर्मी चाहिए, रेनफॉल चाहिए, इरिगेशन बहुत चाहिए। इसका एक एग्जाम्पल भी याद कर लोगे ना, इसी से याद हो जाएगा। खरीफ क्रॉप कौन सी है? पैडी, ठीक है। पैडी क्या होता है? चावल के खेत होते हैं ना, आपने चावल नहीं मतलब धान के खेत होते हैं, धान के खेत में आपने देखा होगा पानी भरा होता है पूरा, ठीक है, इसको बहुत पानी चाहिए होता है। फिर आपका ऐसी ज्वार हो गया, मेज, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, कॉटन हो गया, और कपास जिसे हम कहते हैं, सोयाबीन, ग्राउंडनट, वो सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। राबी क्रॉप की बात करेंगे, विंटर सीजन क्रॉप है ये आपकी, विंटर क्रॉप कहते हैं इसको। सोइंग टाइम इसका होता है अक्टूबर नवंबर, ठीक है। और यहाँ पर जब इसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है वो होता है मार्च से अप्रैल में। कूल ड्राई क्लाइमेट इसको चाहिए, ठीक है। और इसमें एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं चिकपी, पीस, मस्टर्ड, ठीक है, सरसों वगैरह हो गया, गेहूं हो गया, और ग्राम चना वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें आपके, मटर, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि कौन सी जो है आपकी खरीफ की फसलें हैं,
तो ये आपकी दालें जो है ना, ये आपकी खरीफ की ही फसलें हैं। 2, 3, 4 इसका ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। तो अभी आपके कुछ पेपर और बचे हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस अभी हम पीवाईक्यूज के और करेंगे और उसके थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर क्लियर करेंगे। आई होप आपको ये जो पीवाईक्यू की सीरीज है वो अच्छी लग रही है। अब ये सीरीज आपके सामने कंटिन्यू आएगी क्योंकि आपका पेपर भी बहुत नजदीक आ चुका है। सितंबर में आपका पेपर अगस्त में ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। जिसने भी अपनी पढ़ाई शुरू नहीं की है, प्लीज प्लीज ये 1 महीना अपने आप को दे देना। यूटेट आपको एक ही बार बस क्लियर करके रखना है। हम यहाँ पर पूरी तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सारे पीवाईक्यूज यहाँ पर डिस्कस होंगे, साइंस, ईवीएस एंड पेडागोजी, ये तीनों तो होंगे ही होंगे। इसके अलावा अगर आप डिटेल में कुछ टॉपिक्स को देखना चाहते हैं, सब्जेक्ट पेडागोजी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल की मेंबरशिप ले लो। मेंबरशिप के लिए आपको हमारे चैनल पर जाना है, जहां आपका सब्सक्राइब का बटन होता है वहीं पे आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, वहां क्लिक करना और वहां पे यूटेट वाली मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हो। सब्जेक्ट पेडागोजी वहां पे पूरी पढ़ा रखी है। बहुत जल्द आपके लिए कुछ अच्छे वीडियोस भी वहां पर आने वाले हैं और भी कुछ आपके लिए सरप्राइजेस रहेंगे, वो मैं रिवील करूंगी धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोस में। और आई होप आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। आने वाली सेल का भी ध्यान रखिएगा, जो रक्षाबंधन से जन्माष्टमी तक चलने वाली है। अगर आपको इसका फायदा उठाना है तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।